तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है जेन गुडॉल के साथ। इस स्टोरी की एक लौती ह्यूमन कैरेक्टर तुम कह सकते हो। इस स्टोरी में जितने भी बाकी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे चिंपैंजीज हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम बात करने जा रहे हैं वॉर ऑफ चिम्स की, एक सिविल वॉर जो कि 4 साल तक चली, तो उसके मेन कैरेक्टर्स ऑब्वियसली चिंपैंजीज ही होंगे। लेकिन जेन गुडॉल के बारे में बात करना पहले ज़रूरी है। ये रिसर्चर है वहाँ की, साइंटिस्ट वगैरह कुछ? हाँ राइट, मैं जेन गुडॉल के बारे में तुम्हें यही बता रहा था कि जेन गुडॉल एक वर्ल्ड फेमस प्राइमेटोलॉजिस्ट है। तो प्राइमेटोलॉजिस्ट बेसिकली वही जो प्राइमेट्स की रिसर्च करते हैं, लाइक प्राइमेट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें स्टडी करते हैं। एंड शी स्टडीड चिम्स फॉर ओवर 60 ईयर्स, जिसमें से 30 साल उसने गोम्बी नेशनल पार्क के चिम्स को स्टडी करने में बिताए। तो इन 60 सालों के बाद वो 4 साल की सिविल वॉर थी, उनके बीच में ही? इनके बीच में उसने जो अपने 60 इनके साल, बीच में ही। हाँ उसने जो 60 साल बिताए प्राइमेट्स को स्टडी करने में, 60 साल में से 30 साल अकेले उसने टैंजानिया में जो गोम्बी नेशनल पार्क था उसमें 30 साल उसने वहाँ के चिम्स का स्टडी करा। तो वो थी कितने साल की? जिंदा है वो जिंदा है अभी एक्चुअली। लेट मी टेल यू दिस मच, जेन गुडॉल कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बींग मैं उसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन 2002 उसे यूएन मैसेंजर ऑफ पीस का टाइटल मिला। अच्छा, मैसेंजर ऑफ पीस। हाँ तो जो मैसेंजर ऑफ पीस है, पर उसके आंगन में लड़ाइयाँ चल रही है। राइट, उसके आंगन में कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं, एक ऐसी लड़ाई जिसने चेंज कर दिया चिम्स को देखने का नज़रिया, और इनफैक्ट बहुत ह्यूमंस को भी देखने का नज़रिया चेंज कर दिया। क्योंकि सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि जेन गुडॉल का जो मेंटोर था उनका नाम था डॉक्टर लुइस लीकी, ओके, जो कि खुद एक वर्ल्ड फेमस रिसर्चर एंड साइंटिस्ट था हु स्टडीड ह्यूमन एवोल्यूशन। तो उसी ने जेन को भेजा था गोम्बी रिसर्च सेंटर में कि वो जाके चिम्स को पढ़े, क्योंकि लुइस लीकी को लगता था कि चिम्स को स्टडी करना उनके नेचुरल हैबिटेट में बहुत ज़रूरी है, ये पता करने के लिए कि अर्ली ह्यूमंस कैसे बिहेव करते थे। अच्छा, ओके, सो इन द अर्ली 60s किसी को भी ना कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वाइल्ड चिंपैंजीज या उनकी सोसाइटी के बारे में किसी को कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो जेन जब गोम्बी पहुंची टू स्टडी चिम्स, तो उसकी कुछ हफ्तों की ऑब्जर्वेशंस ने ही साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला डाला था। ओके, तो उसने देखा कि एक चिंप जिसका नाम था डेविड ग्रे बियर्ड, इसको भी मैं वापस आऊँगा इसके ऊपर, तो डेविड ग्रे बियर्ड एक स्टिक यूज़ कर रहा था टर्माइट्स पकड़ने के लिए, टू फिश टर्माइट्स। टर्माइट जो दीमक का टीला था, दीमक के टीले की जो एंट्रेंस थी उसमें वो स्टिक घुसा के टर्माइट्स को फिश कर रहा था खाने के लिए। अच्छा, तो यहाँ से आया कि वो स्मार्ट है, इतने के टूल्स भी यूज़ करते हैं, मतलब शायद यहाँ से निकला वो। राइट, जेन गुडॉल की ऑब्जर्वेशन से। इनफैक्ट जो मैं अभी तुमको बताने वाला हूँ वो आगे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, डेविड ग्रे बियर्ड को ऑब्जर्व करने के बाद बाकी चिम्स आए उस टर्माइट माउंड या फिर बाकी टर्माइट माउंड के पास, उस दीमक के टीले के पास, और बाकी चिम्स ने अपनी मनपसंद की टहनियाँ ढूंढी। ओके, किसी टहनी में तुम कह सकते हो बड़ी थी तो उसको तोड़ के छोटा करा, ठीक है, किसी टहनी में पत्ते थे तो उन पत्तों को रिमूव करके उस टहनी को क्रिएट करा। तो सिर्फ और सिर्फ वो टूल्स यूज़ नहीं कर रहे थे, वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई कर रहे थे एंड दे वर कन्वर्टिंग देम इनटू टूल्स। ये हाँ, तो जो फैक्ट है काफ़ी बड़ा है, यहाँ से आया मतलब। हाँ, तो ये ऑब्जर्वेशन इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि स्ट्रिक्टली इस ऑब्जर्वेशन से पहले स्ट्रिक्टली ह्यूमंस को डिफाइन करा जाता था एज मैन द टूल मेकर, कि भाई हम हैं जो सिर्फ टूल बनाते हैं, और ये थी डेफिनेशन मैन की कि भाई हमारे अंदर इतनी इंटेलिजेंस है कि यार हम ही टूल्स बना सकते हैं। ओके, बट जेन ने जब अपनी ऑब्जर्वेशंस को लुइस लीकी को भेजा तो डॉक्टर लीकी का रिस्पॉन्स बहुत अमेजिंग था। या तो हम ह्यूमंस को रीडिफाइन कर दे, या फिर हम टूल्स को रीडिफाइन कर दे, और वी हैव टू एक्सेप्ट चिंपैंजीज एज ह्यूमन। एनिमल्स में देखा जाए तो लाइक थोड़ी बड़ी बात हो सकती है उनके लिए। एक्चुअली सिर्फ तुमको ये भी देखना चाहिए कि ह्यूमंस ना बहुत ज़्यादा प्राउडफुल क्रीचर्स हैं। तो ह्यूमंस से ना बर्दाश्त नहीं होता कि हमको कोई रिप्लेस कर सकता है, फिर हमारे कोई नज़दीक भी आ सकता है। कि हम हमेशा से एनिमल इंटेलिजेंस को कम आंकते आए हैं। हमको हमेशा, अब हम डॉल्फिन्स को स्टडी कर रहे हैं तो हमको पता चल रहा है डॉल्फिन्स इंटेलिजेंस है। काफ़ी स्मार्ट है। हाँ, हम रेवन को स्टडी कर रहे हैं तो हमको पता चल रहा है रेवन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। हम हमेशा से सोचते आए थे कि यार हमारे आसपास कोई है ही नहीं, ठीक है, और तुम कह सकते हो कि यही इंटेलिजेंस हमारी इग्नोरेंस में भी कन्वर्ट हो गई। और इग्नोरेंस ये है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हमारे सिवा कोई और सिविलाइजेशन भी हो सकती है आउटसाइड प्लैनेट अर्थ। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूएफओज हियर, ठीक है, बट तुम कह सकते हो कि हमारा बिलीफ सिस्टम ये है कि गॉड ने सिर्फ और सिर्फ हमको क्रिएट करा है। लाइक समझ रहे हो? तो लोग हाँ मानते हैं लोग,
मतलब तो ये ह्यूमंस का इग्नोरेंस यहाँ से आता है कि हम कॉन्टिन्यूसली अंडर एस्टिमेट करते हैं नेचर को और हम कॉन्टिन्यूसली ओवर एस्टिमेट करते हैं खुद को। तो बट इवेंचुअली लुइस लीकी की मदद से जेन की रिसर्च को फंडिंग मिल गई नैट जियो से। इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकती थी जेन के लिए। तो हाँ, ओके, तो बड़ी है, काफ़ी बड़ी है। हाँ, मैं तुमको ऑलरेडी बोल चुका हूँ वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन थी और वो बाकी रिसर्चर्स की तरह क्यों नहीं थी। सबसे पहली बात, शी नेम्ड चिम्प कम्युनिटीज़। उसने सिर्फ ये नहीं बोला कि हाँ नॉर्थ की तरफ एक कम्युनिटी, साउथ की तरफ एक कम्युनिटी। शी नेम्ड चिम्प कम्युनिटीज़ और फिर उन कम्युनिटीज़ के अंदर जिस कम्युनिटी के साथ वो इंटरेक्ट करती थी या फिर जिस चिम्प को वो पहचान पाती थी उसने उसको नेम दिया। उस चिम्प को, हर एक इंडिविजुअल चिम्प को नेम दिया इंस्टेड ऑफ अ नंबर। मतलब काफ़ी शी वॉज वेरी कीन अपने काम को लेके, बहुत ज़्यादा। तो उसने दिखाया हाँ डेडिकेटेड पूरी तरह। हाँ, तो जेन गुडॉल ने अपना एक स्पेशल बॉन्ड डेवलप करा एक कासाकेला ट्राइब के साथ। कासाकेला एक कम्युनिटी थी चिम्प की गोम्बी नेशनल पार्क में। एक्चुअली तब तक वो नेशनल पार्क हुआ नहीं करता था, वो सिर्फ एक गोम्बी रिसर्च सेंटर था। तो उस एरिया में उसने कासाकेला ट्राइब को इंटरेक्ट करा उसके साथ। और मैंने थोड़ी देर पहले डेविड ग्रे बियर्ड बोला था, तो उसने डेविड ग्रे बियर्ड को सबसे पहली बार अपना दोस्त बनाया। तो जेन को डेविड ग्रे बियर्ड ने इंट्रोड्यूस कराया रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी के साथ। तो धीरे धीरे जेन गुडॉल उनकी कम्युनिटी के साथ उठना बैठना करने लग गई। और अब मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि जेन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है। जेन इसलिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है क्योंकि टू दिस वेरी डे शी इज़ द ओनली ह्यूमन एवर एक्सेप्टेड इनटू अ चिंपैंजी सोसाइटी। हाँ, काफ़ी बड़ी बात है यार, जब उनका नेचर ही एग्रेसिव है इतना और वो घोस्ट के हाँ। साथ उठना बैठना चल रहा भाई, हाँ, खाना पीना चल रहा भाई। बट कैन यू इमेजिन एक ह्यूमन को एक चिंपैंजी सोसाइटी ने एक्सेप्ट करा और वो ऑलमोस्ट 2 साल तक उस सोसाइटी का पार्ट बनी रही कासाकेला क्लैन का। तो मेन स्टोरी ये है कि 10 साल तक जेन ने ऑब्जर्व करा इनको और 10 साल के बाद जेन का कंक्लूजन ये था कि दे आर जस्ट लाइक ह्यूमंस बट नाइसर। अच्छा, एग्रेसिव है फिर भी नाइसर है। बट उसकी ये थिंकिंग बहुत जल्द बदलने वाली थी। अच्छा, ये इसलिए बदलने वाली थी कि क्योंकि 1971 में द लीडर ऑफ द कासाकेला कम्युनिटी डाइड और उसके लीडर का नाम था लीकी। ही वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर लुइस लीकी। अच्छा, तो लीकी के मरने के बाद, उसकी मौत के बाद कम्युनिटी को एक नया लीडर चाहिए था। अब वो नए लीडर की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा हम्फ्री ने। अब हम्फ्री को जेन गुडॉल ने पहले से ही डिस्क्राइब कर रखा था, इससे पहले वो अल्फा मेल बना था। हम्फ्री को उसने डिस्क्राइब कर रखा था एज अ स्ट्रॉन्ग, बोल्ड एंड अ बुली चिम्प। बट लीकी की मौत के बाद हम्फ्री को ये अपॉर्चुनिटी दिखी क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग था, वो ऑलरेडी बुली था, तो उसको ये अपॉर्चुनिटी दिखी कि अब मैं बनूँगा लीडर इस कम्युनिटी का। तो उसके लीडर बनने के बाद क्लैन में, मतलब तुम कह सकते हो कि थोड़ा सा वो हो गया, केओस मच गया, बिकॉज सबको नहीं पसंद था हम्फ्री, लेकिन स्ट्रॉन्ग था तो उसको कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता था। ठीक है, विलेन तो की एंट्री। हाँ, हाँ, विलन की एंट्री यहाँ पे होती है। बट अब 2 भाइयों की एंट्री भी यहाँ पे होती है जो कि कासाकेला ट्राइब के मेंबर्स थे। उन भाइयों का नाम था ह्यू एंड चार्ली। बाय द वे, मैं जितने भी नाम ले रहा हूँ ये सारे नाम तुम्हारे जेन गुडॉल ने रखे। ओके, तो अभी मैं नंबर ले रहा होता, नंबर 7 ने नंबर 8 को ये करा, इसकी जगह मैं नाम ले रहा हूँ, ऑल थैंक्स टू जेन। ओके, तो ह्यू एंड चार्ली को बिल्कुल पसंद नहीं था हम्फ्री और उनको हम्फ्री के स्टेटस के लिए लड़ना था। नाउ आई हैव टू टेल यू वन थिंग, चिम्प की सोसाइटी में स्टेटस इज एवरीथिंग। तो जिसका जितना हाई स्टेटस होता है उसे उतना बेटर फूड की एक्सेस होती है और उससे उतनी ज़्यादा अटेंशन मिलती है फीमेल से। ओह अच्छा। हाँ, ओके, तो ह्यू एंड चार्ली को बिल्कुल पसंद नहीं था हम्फ्री, तो उन्होंने ट्राई करा उससे उसका स्टेटस छीनने की और नया लीडर बनने की, ह्यू एंड चार्ली ने। बट वो दोनों कंबाइंड भी डीथ्रोन नहीं कर सकते थे हम्फ्री को। हम्फ्री इतना स्ट्रांग था, तो उन्होंने वही करा जो कर सकते थे, उन्होंने पॉलिटिक्स खेला। तो उन्होंने पॉलिटिक्स ऐसे खेला कि उन्होंने कासाकेला मेंबर्स को कन्विंस करा जो कि ऑलरेडी अगेंस्ट थे हम्फ्री से या फिर हम्फ्री को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कासाकेला मेंबर्स को कन्विंस करा कि यार हम जाते हैं, अलग निकलते हैं इस कम्युनिटी से और अपनी खुद की नई कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। करा कैसे कन्विंस में, वो सोच रहा हूँ मैं। अब तुमको धीरे धीरे सब पता चलेगा। देखो, अब मैंने तुमको जैसे मैंने तुम्हें बताया कि वो इतने कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है उनका स्टेटस हायरार्की, जब वो सोशल हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं, सोशल हायरार्की के बेसिस पे उन्हें फूड मिल रहा है और सोशल हायरार्की के बेसिस पे उन्हें फीमेल अटेंशन मिल रही है, तो वो इतना तो कम्युनिकेट कर ही सकते हैं कि उन्हें कौन पसंद है कौन पसंद नहीं है। हाँ, मतलब मैंने ये पढ़ा है, मैंने लाइक ग्रूमिंग वगैरह से वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करते हैं एक दूसरे से। राइट।
एक्चुअली हाँ, तो मे भी काफ़ी कुछ हो सकते हैं कम्युनिकेशन के लेवल से, पर ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ ना, दे आर मच मोर इंटेलिजेंट जितना हम उनको वो देते हैं क्रेडिट। ओके, तो अब हम फाइनली स्टोरी पर आते हैं। ह्यू एंड चार्ली की लीडरशिप के अंडर, क्योंकि वो उस कैसाकेला कम्युनिटी छोड़ कर जा रहे थे, तो कैसाकेला कम्युनिटी ह्यू एंड चार्ली जो दोनों भाई थे उन्होंने कन्विंस करा, और उनकी लीडरशिप के अंडर कोडी, डी, गोलायथ, विली वॉली एंड यंग स्निफ, तो टोटल में 7 मेल थे ये, और 7 मेल अपने साथ 3 अडल्ट फीमेल्स को ले गए और उन अडल्ट फीमेल्स के बच्चों को। ओके, नाउ एक साइड नोट, चिम्स की कम्युनिटी में किसी को नहीं पता बाप कौन होता है। जब मतलब कोई भी करके चला जाता है। हाँ ठीक है, तो 3 फीमेल्स थी और उनके जितने भी बच्चे थे किसी को नहीं मालूम किसका बच्चा है, बस फीमेल्स की इतनी मतलब मेन ड्यूटी होती है कि उनको रेस करना जो भी उनके बच्चे हैं, ठीक है, और मेल्स की बस यही ड्यूटी होती है कि भाई किल और बी किल्ड, मज़ा करो, मज़ा मतलब। हाँ हाँ। तो 7 मेल्स और 3 फीमेल्स और उनके बच्चे अपने साउथ में चले गए, बॉम्बे की जो एरिया था उसके साउथ में चले गए उस फॉरेस्ट के, और उन्होंने अपनी नई कम्युनिटी बनाई। उस कम्युनिटी का नाम रखा गया काहामा। तो कासाकेला कम्युनिटी अभी भी ज़्यादा स्ट्रांग थी विद 8 अडल्ट मेल्स एंड 12 अडल्ट फीमेल्स एंड देयर चिल्ड्रन, मगर जो उनकी कम्युनिटी थी उसकी स्ट्रेंथ 50% से रिड्यूस हो गई थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% मेल्स वो कम्युनिटी छोड़ के साउथ में चले गए थे नई कम्युनिटी फॉर्म करने। ठीक है, ये बात हम्फ्री को बिल्कुल पसंद नहीं आई। हम्फ्री को बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो ऑलरेडी बुली था, वो ऑलरेडी इनसिक्योर था। मुझे नहीं पता उसे बिट्रेयल फील हुआ, डिसरिस्पेक्ट फील हुआ, या फिर फेयर ऑफ लूजिंग स्टेटस फील हुआ कि आज को 7 मेल गए हैं, कल को और मेल्स चले जाएंगे। ठीक है, मुझे नहीं पता उसको क्या लगा, मतलब इतना तुम क्लियरली बोल सकते हो जो हम्फ्री का नेचर था वो शांत बैठने वालों में से नहीं था। इन जनवरी 1974 गोडी, अ मेंबर ऑफ काहामा क्लैन, पेड़ पर बैठकर खाना खा रहा था अकेले। ओके, तो देयर इज़ वन मोर थिंग यू नीड टू नो अबाउट चिम्स। चिम्स अकेले बैठ के खाना पसंद करते हैं, दे डोंट लाइक शेयरिंग। तो गोडी अकेले बैठ के खा रहा था, मगर ये नहीं जानता था वो, मतलब वो अनजान था इस बात से कि कासाकेला के मेंबर्स छुप कर बैठे थे टू एम्बुश हिम। अच्छा, हाँ, तो कासाकेला के मेंबर्स ने गोडी पर अटैक करा, उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसको पेड़ से नीचे गिराया। उसके बाद स्टोन से कॉन्टीन्यूसली उसे मार मार के लाइक उसको ऑलमोस्ट डेड कर दिया। वो उसको मारते रहे, उसे बाइट करते रहे, उनकी इसकी बुरी हालत कर दी, और गोडी वेंट मिसिंग। उसकी कभी ना डेड बॉडी मिली, कुछ नहीं। तो गोडी पे अटैक, सक्सेसफुल अटैक करने के बाद उन्होंने सेलिब्रेट करा। जो कासाकेला के मेल थे उन्होंने सेलिब्रेट ये करा। तो प्रॉपर बॉलीवुड मूवी चल रही है यार, ये तो 70s 80s वाली। बिल्कुल एग्जैक्टली बॉलीवुड मूवी। तो मैंने तभी तो बोला कि दिस विल चैलेंज योर बिलीफ लिटरली कि भाई हम ह्यूमंस क्या हैं, और हम ह्यूमंस को जितना सोफेस्टिकेटेड और वो मानते आए हैं ना, तुमको इन चिम्स की स्टोरी से पता चल जाएगा। कहीं ना कहीं तुम देख सकते हो कि एक मिरर है इनकी स्टोरी हमारे लिए। जो इनका बिहेवियर है ये तो बहुत ही ज़्यादा लाइक, हाँ बिल्कुल एक मिरर डिटो है यार। हाँ, एक ह्यूमन लाइक बिहेवियर। हाँ तो मतलब हाँ, गोडी को मार देने के बाद अगला नंबर था डी का, और डी को एग्जैक्टली सेम वे में मारा। वो छुपे, उन्होंने वेट करा कब ये खाने आएगा, ये मोस्ट वल्नरेबल होगा और इस पर हम अटैक करेंगे, एंड दे किल्ड डी और दे अगेन सेलिब्रेटेड। और उनकी जो सेलिब्रेशन थी वो पूरे फॉरेस्ट में लाइक एको कर रही थी, वो इतनी ज़ोर से सेलिब्रेट कर रहे थे उस किल को। तो बियर वियर खुली थी या ऐसे ही कर रहे थे मतलब कुछ? बियर वियर का एक्सेस मेरे ख्याल से मशरूम्स में भी यू नो साइकेडेलिक मशरूम्स, हु नोज उन्होंने कैसे सेलिब्रेट करा। ठीक है, और डी को मारने के बाद अगला नंबर था ह्यू का। ओके, तो ह्यू उन दोनों भाइयों में से एक था, ह्यू एंड चार्ली, जो कि लीडर थे। तो उन्होंने वेट करा, ह्यू को सिमिलर फैशन में मारा। और थ्रू आउट दिस कॉन्फ्लिक्ट, ये जो सालों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, क्योंकि 4 साल चल रहा था, तो ये 1 साल 2 साल ये जो कॉन्फ्लिक्ट चला, थ्रू आउट दिस कॉन्फ्लिक्ट जो गोलायथ था, ओके, जो पहले अल्फ़ा मेल था, गोलायथ ना बहुत ज़्यादा अब वो बूढ़ा हो चुका था, वो अल्फ़ा मेल नहीं था, तो बहुत ज़्यादा पीसफुल था, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था टुवर्ड्स द कासाकेला क्लैन मेंबर्स। मगर फिर भी उसके पीसफुल होने के बावजूद भी गोलायथ को बहुत बेरहमी से मारा गया। मतलब हाँ, अब वो दूसरी कम्युनिटी का हो गया तो हाँ। उनके लिए तो सब एक बराबर है, मारो सबको मारो। राइट, एंड रिमेंबर आई टोल्ड यू इट वाज अ 4-year लॉन्ग सिविल वॉर। आई लाइड, ठीक है, मे बी इट वॉज अ वॉर बट इट वॉज ओनली वन साइडेड। मतलब दिख, हाँ और वॉर से ज़्यादा भयानक था ये, इट वॉज अ सीरीज ऑफ प्री मेडिटेटेड मर्डर्स। लाइक मतलब कुछ ज़्यादा ही बेरहमी से मार रहे हैं तो। दे हैव अ लैंग्वेज। उन्होंने, कासाकेला के मेल्स ने इस कंक्लूजन पे आए कि हम अगर हमको एक्सटर्मिनेट करना है तो हम कैसे एक्सटर्मिनेट कर सकते हैं। तो उन्होंने एक्सटर्मिनेट करने के बेस्ट तरीके ढूंढे कि हाँ, हम उनको तब हंट करेंगे जब वो अकेले अपने उनका फीडिंग पैटर्न ऑब्जर्व करा। वो अकेले जब खा रहे होंगे, मोस्ट वल्नरेबल होंगे, हम तब उन पर अटैक करेंगे। यानी कि उनके पास स्ट्रैटेजी बनाने की इंटेलिजेंस है। हाँ मतलब मैंने भी ये फैक्ट सुना है, मैंने पढ़ा है
हाँ कि चिंपैंजीज नो दैट दे आर थिंकिंग, कि लाइक वो सोचते हो तो उन्हें पता है कि वो सोच रहे हैं। नॉट राइट सारे एनिमल्स नहीं कर सकते ये। राइट और ये इतना सब कुछ कर सकते हैं तो, और ऐसी प्लानिंग, मास्टरमाइंड वाला प्लान है यार ये तो, दिमाग लगाना बिल्कुल। तो तो मतलब एक बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है ये, बहुत ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा केपेबल है। तू तू इमेजिन करना उनको उनके इलाके में घुस के मारना एक एक करके कुत्तों की तरह, ठीक है, और बेरहमी से मारना भाई, लिम्स फाड़ देना, लाइक खून निकाल देना, काट के उंगलियां फाड़ देना उनकी, उनके मतलब ऐसे बीट करना कॉन्टिन्यूसली उनकी छाती, उनकी हर जगह, उनको कॉन्टिन्यूसली पत्थर से मारना। दे आर साइकोज। मतलब ये इंसान जो हम देखते हैं कहीं हाँ। लाइक मूवीज़ में या कहीं भी सुनते हैं हम, हम्म। जो घटिया से घटिया इंसान होते हैं राइट। वो जानवरों में भी होते हैं। और लाइव एग्जांपल, हाँ। बिल्कुल, हाँ यही स्टोरी तुम्हारा सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो कासा केला चिम्प्स ने गोलायत को मारने के बाद अगला नंबर था चार्ली का। ह्यू को मार दिया जो कि पहला लीडर था, और चार्ली एक लौता लीडर बचा था, और चार्ली को भी मार गिराया। ओके, और सिमिलर फैशन में चार्ली को मार देने के बाद कामा के पास कोई लीडर नहीं बचा था। उनके पास 2 मेल्स अभी भी बचे थे, एक का नाम था विली वॉली और दूसरे का नाम था यंग स्निफ। नाम से जैसा कि तुम्हें पता चल रहा है, यंग स्निफ यंग था तो वो अल्फ़ा तो बहुत मुश्किल था बन पाता। विली वॉली के साथ क्या दिक्कत थी कि विली वॉली की एक टांग पैरालाइज थी। ओके मेरी ये टंग नकली है। हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था। हाँ तो इन पर उदय भाई को गुस्सा आ गया बेटा। ये तो तूने अभी जोक मार दिया कि मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, ठीक है। वो फिट बैठा हुआ दिमाग में ऐसा। अब मुझे पता है मेरे भी दिमाग में वो बहुत बहुत ज़्यादा फेमस लाइन है ये। बट ये थोड़ा सा सैड रीज़न है उसकी, टांग पैरालाइज्ड की होती है। वो सैड रीज़न ये है कि वो पोलियो का शिकार हो गया था, क्योंकि जो ये तुम्हारी गोम्बी चिंपैंजीज थे, गोम्बी तुम्हारा नेशनल पार्क था, यहाँ पे पोलियो एपिडेमिक आया था 1966 में आई थिंक सो। तो उसका शिकार विली वॉली भी हो गया था। और विली वॉली का सैड ये भी है कि विली वॉली ऑर्फन था, उसकी सारी लाइफ इतनी मुश्किल से बीती, उसके बाद उसकी एक टांग पैरालाइज्ड हो गई, उसके बाद वो फाइनली पीसफुल रहना चाहता था कामा कम्युनिटी के साथ, तो उसके सारे दोस्तों को मार डाला। उसके बाद उसके सर पे बाउंटी लग गई कि साले अब तो तू तो इनके नेशनल पार्क में नहीं आया कोई अमिताभ बच्चन टाइप 2 बूंद जिंदगी के लिए कुछ करने के लिए नहीं आया कोई? मैं उसी पे आ रहा था। वो 2 बूंद ज़िंदगी की इनको जेन गुडॉल ने बचाया। तो जेन गुडॉल का बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल तुम कह सकते हो कि ये एक्शंस थे। तो जेन गुडॉल जस्ट बिकॉज इनकी कम्युनिटी का पार्ट थी, इनके पास जा सकती थी और इनको इंडिविजुअली बता सकती थी कौन कौन है। तो जेन गुडॉल ने बनानास के बीच एडिबल वैक्सीन्स डाली पोलियो की, और उसके बाद तुम कह सकते हो कि जेन गुडॉल एक रीज़न है कहीं ना कहीं एपिडेमिक को रोकने का। तो तुम ऑलरेडी देख सकते हो कि भाई जेन गुडॉल की मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना उतना कम है। भाई फरिश्ता है ये तो इनके लिए। तो वो डेफिनेटली फरिश्ता यार। तुम ये देखो ना, वो 2 साल तक कम्युनिटी का पार्ट थी और गॉम्बे चिंपैंजीज को 30 ईयर्स से स्टडी करी थी, उसके लिए बच्चे थे उसके यार ये, हाँ ठीक है। मतलब गंदे बच्चे भी थे काफ़ी सारे चीज़ों पर, हाँ। हाँ तो हम अब आगे आते हैं। बट विली वॉली वेंट मिसिंग जब चार्ली की मौत हो गई। जो दो ह्यू एंड चार्ली दोनों लीडर मारे गए, तो विली वॉली वेंट मिसिंग, किसी को नहीं पता हाँ कहाँ तो गया। इसको भी उठवा लिया या मार दिया होगा, कैप्चर नहीं कर पाए होंगे। आज तक नहीं पता। बचा अकेला यंग स्निफ। तो यंग स्निफ भी भाग गया, ठीक है, सब छोड़ छाड़ के, एरिया वेरिया छोड़ छाड़ के भाग गया। और यंग स्निफ 1 साल तक भागता रहा, लेकिन 1 साल बाद यंग स्निफ की बॉडी मिली और उसको सिमिलर ढूंढ ही फैशन लिया। उसको ढूंढ ही लिया। कासाकेला के बंदों ने उसे मार डाला। और तब अब तुम्हें लगेगा कि सारे मेल्स ख़त्म, सिर्फ विली वॉली बचा है, सारे मेल्स ख़त्म और विली वॉली लंगड़ा है। विली वॉली को हो सकता है जानबूझ के ना मारा, उसे जाने दिया कि ये लंगड़ा क्या उखाड़ेगा हमारा, ठीक है। हो सकता है कि उसे मेंटली टॉर्चर करना चाहते थे कि तू ऑर्फन भी है, तू लंगड़ा भी है, तेरे सारे दोस्त हमने मार डाले, अब इस ट्रुथ के साथ तू ज़िंदगी भर जी। हु नोज़, वो इतने इंटेलिजेंट है, हो सकता है वो ऐसा कर सके। हाँ ये तो बिल्कुल, इतना सब कुछ हो गया तो भाई कुछ भी हो सकता है। लेकिन इधर भी नहीं रुके कासाकेला क्लैन। कासाकेला क्लैन सारे के सारे मेल्स को मार देने, विली वॉली के सिवा सारे के सारे क्लैन मेल्स को मार देने के बाद वो फीमेल्स पे उन्होंने अटैक करा। एक फ़ीमेल को उन्होंने जान से मार डाला जो कि रेसिस्ट कर रही थी। 2 फीमेल्स वेंट मिसिंग, नोबडी नोस कहाँ गई, क्या पता उनको भी मार डाला, नोबडी नोस। बची हुई 3 फीमेल्स को उन्होंने पीटा, किडनैप करा और कासाकेला में ले आए कि अब तुम वापस से हमारी क्लैन का पार्ट हो। और उनके बच्चों का क्या हाल हुआ होगा, शायद ये जानबूझ के नहीं बताया, मेरे ख्याल से खा गए होंगे। यू नो चिम्प्स आर कैनिबल्स एज वेल। हाँ हो भी सकता है, बिल्कुल खा सकते हैं यार। तुझे पता है जेन गुडॉल बोला करती थी कि चिम्प आर जस्ट लाइक ह्यूमंस बट नाइसर। तब तक जेन गुडॉल ना इन फैक्ट्स को नहीं जानती थी कि चिम्प्स ऐसी वॉर कर सकते हैं और चिम्प्स कैनिबल है। तुम्हें पता है चिम्प्स, अगर जो जैसे मैंने तुम्हें बोला कासाकेला में 12 फीमेल्स थी राइट,
तो जो मोस्ट डोमिनेंट फीमेल होगी ना, अगर वो यहाँ से हिली हुई होगी, हमफ्री की तरह साइको होगी, तो वो दूसरी फीमेल्स के बच्चों को उठाएगी। जब वो फीमेल नहीं होगी, वो सो रही होगी, जो भी, दूसरी फीमेल्स के बच्चों को उठाएगी, उनको मार के खा जाएगी। कैन यू लाइक इवन इमेजिन? सेम क्लैन में। क्यों? क्योंकि अगर कल को इसके बच्चे बड़े हो गए तो मैं मोस्ट डोमिनेंट फीमेल नहीं रहूँगी। मैं मेल्स का कुछ नहीं उखाड़ सकती, लेकिन फीमेल्स अगर 12 है तो 12 फीमेल्स में मेरा सबसे टॉप स्टेटस होना चाहिए। तो फिर दूसरे के बच्चे बड़े ना हो पाए और वो डीथ्रोन ना कर दे लाइक मोस्ट डोमिनेंट फीमेल की पोजीशन से, वो खा जाते हैं। सेम कम्युनिटी अलग क्या साइको है भाई, कसम से। ये जेम्स नेक्स्ट लेवल साइको है। ओके, बट हम फिर से मतलब साइड ट्रैक जा रहे हैं। तो मैं फाइनल स्टोरी पे आता हूँ। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, बाय 1978 आफ्टर 4 years ऑफ वॉर कहना गलत है, आफ्टर 4 years ऑफ सीरीज ऑफ मर्डर्स, देयर वॉज नो साइन एट ऑल कि यहाँ पे कभी कोई कहामा क्लैन भी एग्जिस्ट करा करती थी। ओके, लेकिन जो बची हुई फीमेल्स वहाँ पे अभी भी उसमें कुछ, हाँ, लेकिन अब वो कासाकीला के आ गए ना, तो अब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने उनका लैंड भी हड़प लिया। जो साउथ की तरफ कहामा गए थे, तो कहामा को मार देने के बाद, कहामा का नामो निशान मिटाने के बाद उन्होंने उनका लैंड हड़प लिया। लेकिन अब होता है ना कि कर्मा तो कर्मा ये था कि वहाँ पे एक मच स्ट्रॉन्गर ट्राइब थी फर्दर साउथ में, उसका नाम था कालंडे ट्राइब। तो कालंडे ट्राइब कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कासाकेला ट्राइब से, क्योंकि उनकी मेल पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो वो मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। वेट ही कर रहा था, कुछ होना चाहिए क्लाइमैक्स तो यार, ऐसे थोड़ी। हाँ, कालंडे ट्राइब ने उनको भगा डाला लाइक कि साउथ हमारा है, डोंट एवर कम हेयर। तो उन्होंने सारा लैंड हड़प लिया कासाकेला का जितना भी साउथ में था। तो उनको पुश बैक करना पड़ा और उनके पास छोटा सा लैंड बचा, और नॉर्थ से भी उनको पुश करा गया दूसरी ट्राइब ने। अच्छा, हाँ, लेकिन मारा नहीं। लाइक साइको नहीं थे इनके जैसे। देखो, ये सारा था अंडर द डिक्टेटरशिप या अंडर द लीडरशिप ऑफ हमफ्री। ओके, तो तुम कहीं ना कहीं हमफ्री कह सकते हो कि वो मोस्ट साइकोटिक बंदा था, बट उसका साथ दिया बाकी, ऐसा नहीं हमफ्री ने अकेले अटैक करा। बट एनीवेज, तो मेरा पॉइंट स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है इनकी, द 4 year लॉन्ग वॉर ऑफ गॉम्बी चिंपैंजी। बट अब नेक्स्ट मेरा पॉइंट तुमसे ये है कि क्या मतलब तुम्हें लगता है कि इनको स्टडी करने के बाद, इनकी वॉर को स्टडी करने के बाद, हम अगर ह्यूमंस को स्टडी करें, ह्यूमंस की हिस्ट्री को स्टडी करें, हम जैसे वॉर पे जाते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 थी, वो 4 साल चली, तो अगर हम इसको स्टडी करें तो तुम्हें लगता है कि क्या कहते हैं कि हम भी बिल्कुल ऐसे ही थे, नहीं बल्कि ऐसे ही है अभी भी, सिर्फ लॉज है जो हमें रोकता है अंदर से, हम इतने ही साइको, हम इतने ही एनिमल हैं आज की डेट में भी? बिल्कुल है तो सही, बिल्कुल। लाइक अभी देख ले, लाइक हम एक इस ट्राइब को कोट करते हुए, मैं रशिया की बात करें, ऐसी एग्जांपल है जो भी वॉर चल रहा है, यूक्रेन रशिया, तो कहीं ना कहीं हम जोड़ सकते हैं ये भी तो साइको ही हैं। लाइक जिस तरीके से, या नॉर्थ कोरिया को देख ली तू, साइको ही है वो तो, सही में साइको है वो बंदा, किम जोंग उन। राइट। तो ट्रेड्स वही है कि इंसानों के जैसे ही होते हैं, किसी की पर्सनैलिटी सबकी अलग है। तो दुनिया में फैले हुए सब लोग पर्सनैलिटी अलग है, कोई पीसफुल है, कोई नहीं है, कोई कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव निकलता और साइको निकलता। तो हाँ, अभी भी वही चल रहा है। एवोल्यूशन ने ना हमारे अंदर कोड कर रही है ये चीज़, मतलब ये एग्रेशन और ये चीज़, और हम सिर्फ दिखावा करते हैं कि भाई हम कहीं ज़्यादा सिविलाइज्ड है। मुझे लगता है डीप डाउन हम आज की डेट में भी यही एनिमल्स हैं यार। मुझे ऐसा लगता है कि लाइक आई डोंट नो टेक्निकली क्या बोलेंगे, डीएनए ऐसा हो वैसा हो, जितने ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, जितनी ज़्यादा स्मार्ट होगी एक ब्रीड या एक रेस, वो उतनी ज़्यादा केपेबल है दोनों साइड एक्सट्रीम पे जाना, बीच में भी रहना, बहुत ज़्यादा ख़राब में भी, बहुत ज़्यादा अच्छे में भी। तो साधु संत भी निकले हैं, साइको भी निकले हैं, हिटलर जैसे, और बीच में भी लोग लाइक अस। तो जितनी ज़्यादा स्मार्ट उतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ कुछ भी करने की। देखो, एक थ्योरी है किलर एप थ्योरी, और किलर एप थ्योरी भी थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल थ्योरी है। तो थ्योरी ये है कि ह्यूमन एवोल्यूशन की ड्राइविंग फोर्स वायलेंस, मर्डर और मतलब एग्रेशन था। जो बाकी स्पीशीज से जो हमने जंप मारी है ना, हम स्पेशली क्या कहते हैं, हम ह्यूमंस ने, हम भी ग्रेट एप्स में आते हैं, हमने ग्रेट एप्स को भी पीछे छोड़ दिया। मैंने तुम्हें जैसे बताया, बाकी जो 4 एप्स की स्पीशीज हमने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम सबसे ज़्यादा भयानक थे,
हम सबसे ज़्यादा एग्रेसिव थे, हम सबसे ज़्यादा टेरिटोरियल थे और हम कॉन्टीन्यूसली वॉर में जाते थे। और वॉर में जाने की वजह से ना हमें स्ट्रैटेजीज़ फॉर्म करनी पड़ती थी। वॉर में जाने की वजह से हमें एनर्जी कंजर्व करना या फिर अपनी मतलब कुछ भी तुम कह सकते हो। जैसे उन्होंने स्ट्रैटेजी फॉर्म करी कि यार हम इनको कैसे मार गिराए, ठीक है, इनकी टेरिटरी कैसे हड़पे, इनकी फीमेल्स को कैसे हड़पे। तो मुझे लगता है कि यार हमने सारी चीज़ें करी है और ये सारी चीज़ें हमने कहीं ज़्यादा टाइम तक करी है वर्सेस हम जो शांत ह्यूमन बींग्स, साधु संत वाली बात है, दैट इज़ मतलब सिर्फ सिविलाइजेशन क्या 10,000 ईयर्स ओल्ड है ना, हार्डली। ओके, सिविलाइजेशन से पहले लेकिन जो ह्यूमंस है वो ऑलमोस्ट मतलब मॉडर्न ह्यूमंस 2 लाख साल पुराने। मॉडर्न ह्यूमंस 2 लाख साल पुराने, जब तक कोई लॉज नहीं थे, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, उनको देखने के लिए कुछ नहीं था, वो कॉन्टीन्यूसली ऐसी वॉर्स में जाते होंगे, कॉन्टीन्यूसली बिना किसी रीज़न के मार देते होंगे जस्ट टू मतलब आउट ऑफ द फियर ऑफ लूजिंग स्टेटस, या स्टेटस नहीं जाना चाहिए। मतलब मैं इस बात से एग्री कर सकता हूँ। मैं इस बात से एग्री कर सकता हूँ क्योंकि हाँ शायद हम भी इससे ज़्यादा एग्रेसिव रहे होंगे, क्योंकि अगर इतने एग्रेसिव और ऐसा बिहेवियर देखते हुए चिंपैंजीज अगर स्टोन एज में आ चुके हैं, राइट, तो हम भी एक टाइम पे स्टोन एज में थे, ब्रॉन्ज एज में थे, तो हमने कुछ ऐसे ही कांड किए होंगे इतने खतरनाक कि हम उस चीज़ से बाहर करते करते इवॉल्व हुए। तो हो सकता है, और इतनी सारी चीज़ें सिमिलर भी तो हैं। तो यही है किलर एप थ्योरी। वो यही बोलती है कि हमारा ड्राइविंग फैक्टर एवोल्यूशन का नेचुरल नहीं है, ड्राइविंग फैक्टर एलियंस नहीं है। लोग आके बोलते हैं डीएनए में हमारा चेंज कर दिए इस वजह से वो गए, या फिर हिस्ट्री टीवी आया, ठीक है, या फिर हमारा ड्राइविंग फोर्स हमारे वो नहीं है, ड्रग्स नहीं है, जो मशरूम्स वगैरह, इसको भी बोला जाता है कि ये सारे ड्राइविंग फोर्सेज है कि हमने साइकेडेलिक्स वगैरह की वजह से हमारा ब्रेन ज़्यादा फास्टर एवोल्यूशन पेस पे निकल गया। ओके, बट किलर एप थ्योरी बोलती है कि नहीं, हमारा एग्रेशन और हमारा वॉर पे कॉन्टीन्यूसली जाना, हमारा बार बार वॉर में जाना रीज़न है, क्या कहते हैं, हम फास्टर एवोल्यूशन की स्पीड हमने गेन करते रहे। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, अगर हमें वॉर पे जाना है तो बेटर स्ट्रैटेजीज़, ठीक है, एनर्जी कंजर्व करनी है तो हमें बाइपीडल बनना पड़ा, ठीक है। क्यों? ताकि वॉर पे जाना है तो हमें लॉन्गर डिस्टेंसेस कवर करने हैं, हमें अगर अपने हाथ पे भाला पकड़ना है, अपने हाथ पे वेपन्स पकड़ने हैं, तो उसके लिए हमें बाइपीडल होना पड़ेगा। अगर हम अपने हाथ मतलब अगर हम 4 टांगों पे चलेंगे तो हम बाइपीडल नहीं होंगे, तो हम टूल्स कैसे यूज़ करेंगे, हम वेपन्स कैसे यूज़ करेंगे। तो किलर एप थ्योरी कंट्रोवर्शियल है इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि हम डीप डाउन इतने डेंजरस है। मेरे ख्याल से हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बींग्स है। पता है, मैं नितिन से बोला करता था, इनफैक्ट नितिन इस बात अभी मैं तेरे से भी पूछूंगा, बट मैं नितिन से ये बोला करता था कि यार मुझे ऐसा लगता है इवेंचुअली ह्यूमंस ना कभी एंड नहीं होंगे, ठीक है, ह्यूमंस कभी एंड नहीं होंगे। और ह्यूमंस इसलिए नहीं एंड होंगे क्योंकि हम ना सारी वॉर छोड़ के पीसफुल बन जाएंगे, वही साधु संत टाइप। हम छोटे मोटे क्राइम्स होते रहेंगे लेकिन मर्डर्स और ये सारा ना के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नितिन बोलता था ना भाई 100 साल और है और हम सब ख़त्म है। और मुझे इनकी स्टोरी सुन के ऐसा लग रहा है कि हम सच में नहीं सुधर सकते। मेरे को पता नहीं क्यों ऑनेस्टली लगता है स्टोरी के बाद, खासकर कि मतलब रिसेंटली जो हमने देखा है रशिया वर्सेस यूक्रेन की वॉर, और मतलब अमेरिका भी वो उनके बटन्स दबा रहा है बार बार रशिया के, शांत नहीं बैठने दे रहा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में हम कभी नहीं स्टॉप कर सकते वॉर पे जाना। मुझे लगता है जो हमारी मेरे ख्याल से मतलब एक ना मैंने एक लाइन पढ़ी थी और वो लाइन ना बहुत ज़्यादा परफेक्टली सम अप कर देगी इस पूरी चीज़ को। वो लाइन ये है कि आर वी वायलेंट बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस और बिकॉज इट इज़ डीपली एम्बेडेड इन आवर नेचर। हर कैटेगरी और हर कैपेबिलिटी के इंसान है, और हर कैटेगरी में जैसे वो लाई करते हैं तो वो मर्डर, ब्रूटैलिटी वगैरह सब में लाई करने वाले बहुत इंसान है, बहुत भीड़ है, तो वो खत्म हो नहीं सकता। ऑल इट टेक्स इज़ वन हम्फ्री। मेरा वो क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ, मेरे ख्याल से वहाँ पे एंड कर सकते हैं। वो क्वेश्चन यही था, इनफैक्ट मैं जो लोग हमको अभी सुन रहे हैं, हमको देख रहे हैं, मैं उनको भी चाहता हूँ कि वो कमेंट करें और हमको बताएं कि यही क्वेश्चन था कि आर वी वायलेंट बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस और बिकॉज इट इज़ डीपली एम्बेडेड इन आवर नेचर। मैं बोल रहा हूँ हम आदत से मजबूर है। जयेश तू अपना बता दे, सर्कमस्टांसेस या आदत से मजबूर? सेकंड वाला तूने, डीपली एम्बेडेड इन आवर नेचर, क्योंकि वायलेंस ऐसे तो बाहर नहीं आएगा, मतलब अंदर है ना कुछ, तभी तो निकल के आ रहा है। तो बस मैंने जैसा कि बोला था, इस स्टोरी ने और चिम्स के बारे में पढ़ने के लिए मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया ह्यूमैनिटी को लेकर। और जिन लोगों के जो भी थॉट्स है हमें कमेंट में बताओ। मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे एक अगले एपिसोड के साथ। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक बिकॉज इट हेल्प्स अस अ लॉट। ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग, ऐसे ही यूनिक स्टोरीज़ और इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हम तभी कवर कर पाएंगे जब तुम लोगों का सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, टिल नेक्स्ट टाइम, पीस।